अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इकोसिस्टम की कुछ और डिटेल्स पढ़ेंगे। आपके इल्म में है कि इकोसिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक इसका बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है और दूसरा इसका एबायोटिक कंपोनेंट या नॉन लिविंग कंपोनेंट कहलाता है। बायोटिक कंपोनेंट में सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन इनकी एक खास तरतीब होती है या इनका एक रोल होता है जो वो प्ले करते हैं इकोसिस्टम के, और इस रोल का आगाज़ होता है प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर जैसे कि नाम से जाहिर है, ये खुराक प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखते हैं, तो ये सब के सब ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इन ऑटोट्रॉफ से वो जानदार खुराक हासिल करते हैं जो खुद खुराक नहीं बना सकते, लिहाजा इनके ऊपर डिपेंड करने वालों को कंज्यूमर कहते हैं। कंज्यूमर का उर्दू तर्जुमा है सारिफ, खर्च करने वाला। इनसे खुराक लेकर ये हासिल करते हैं। और इनके ऊपर भी एक और ग्रुप है जिसको हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। डिकम्पोजर्स वो हैं जो, क्योंकि हर जानदार को मरना है, तो जब प्रोड्यूसर मर जाए, कंज्यूमर मर जाए या इवन डिकम्पोजर के अपने साथी मर जाएं, तो उन डेड बॉडीज़ को ये डाइजेस्ट करके, डिकम्पोज करके रिसाइकिल भी करते हैं और उसके अंदर की एनर्जी को इस्तेमाल भी करते हैं। ये सरसरी 3 स्टेप्स हैं, लेकिन अगर हम इसको रीअरेंज करें या और थोड़ा एक्सपेंड करें तो यहाँ इनकी टाइप्स बनती हैं। प्रोड्यूसर्स ये सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स ही हैं। तो ऑटोट्रॉफ में जो विजिबिलिटी के हवाले से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो विजिबल ग्रुप है वो प्लांट्स हैं, लेकिन तादाद के लिहाज से एल्गी है, और इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया, ये प्रोड्यूसर्स हैं। इनको डायरेक्ट खाने वालों को प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है। और प्राइमरी कंज्यूमर्स ये वो ग्रुप है जो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। हर्बीवोर्स मीन्स कि दे ईट प्लांट्स। प्लांट की एक खास टाइप को हर्ब्स कहते हैं, जिसमें लकड़ी ना हो, तो ज़्यादातर वो उनको खाते हैं, इसलिए ये हर्बीवोर्स कहलाते हैं। और इनको इकोलॉजिकल टर्म्स में प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड करने वाले को सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, और ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स होते हैं, गोश्तखोर। कार्निवोर्स वो हैं जो हर्बीवोर्स को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अभी मिसालें भी बताता हूँ। फिर सेकेंडरी के ऊपर एक और कंज्यूमर का ग्रुप होता है जिसको कहते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स। और ये टर्शियरी कंज्यूमर्स वो हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाते हैं, सेकेंडरी को भी खाते हैं, इवन प्रोड्यूसर को भी खाते हैं। इसलिए इनको क्या कहते हैं? ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो हैं जो हर चीज खाते हैं। और इनके भी ऊपर, सबसे ऊपर फिर डिकम्पोजर्स आते हैं। और आपके इल्म में होने चाहिए डिकम्पोजर में सिर्फ 2 ग्रुप हैं, सर्टेन फंजाई एंड सर्टेन बैक्टीरिया। अब जरा इनकी मिसालें देखें। प्रोड्यूसर्स में तो कहा हमने प्लांट्स हैं, एल्गी हैं और सम बैक्टीरिया हैं। जो इनको डायरेक्ट खाए हर्बीवोर्स, इसमें आप देख लें शीप के बजाय अगर केटल लिखें तो बेहतर है। केटल हैं, इंसेक्ट्स हैं, बहुत सारी फिशेस हैं और बहुत सारे रेप्टाइल्स भी हैं। और इनको खाने वाले कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर्स की बहुत सारी अक़साम हैं, जैसे सबसे पहला जो नाम जहन में आता है शेर का है। शेर, चीते, भेड़िए, कुत्ते और इस तरह के, ये तो मैमल का ग्रुप है। रेप्टाइल में भी बहुत सारे कार्निवोर्स हैं, जैसे सांप है, कार्निवोर्स है। एम्फीबियन में भी कार्निवोर्स हैं, जैसे खुद हमारा जो मशहूर फ्रॉग है वो इंसेक्ट्स को खाता है। इसी तरह फिश में भी कार्निवोर्स हैं, जितने शार्क्स हैं वो। इंसेक्ट्स में भी बहुत सारे कार्निवोर्स हैं। तो एक लंबी तादाद है, बड़ी लिस्ट है इनकी। इसके अलावा जो टर्शियरी आते हैं, ओमनीवोर्स, इसमें इंसान खुद शामिल है। हम घास, सब्जी का घास कहेंगे तो अजीब लगेगा, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं, इसके अलावा गोश्त भी खाते हैं, अंडे भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं। और फिर गोश्त कौन सा खाएं,
कुछ ने पाबंदियां लगाई हैं, कुछ ने पाबंदियां नहीं लगाई हैं। मसलन हमारा मज़हब हमें कुछ मखसूस गोश्त खाने को अलाउ करता है, बाकी नहीं। चाइनीज़ के लिए कोई रोक टोक नहीं है, हर चीज़ खाया जाता है। तो ओमनिवोरस वो है जो सबको खाए, और जब ये मर जाए तो आखिर में बैक्टीरिया और फंजाई ये क्या करते हैं, डेड बॉडीज को कंज्यूम करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, मसलन डेड बॉडीज में सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं। प्रोटीन को ये सबसे पहले अमाइनो एसिड में तब्दील करेंगे, और अमाइनो एसिड आपको मालूम है COOH, RNH2 और H पर मुश्तमिल होता है। जब इस लेवल तक तोड़ा जाता है तो इसको कहते हैं डाइजेशन। लेकिन इसके भी एक एक बॉन्ड को तोड़कर हाइड्रोजन अलग, नाइट्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग और कार्बन अलग हो जाए तब इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो असल में डिकम्पोजर्स इनके बॉन्ड्स को तोड़ते हैं तो उनको एनर्जी मिलती है, और इस तरह से डिकम्पोजर का भी फायदा होता है, इकोसिस्टम का भी फायदा होता है। इकोसिस्टम का कैसे फायदा होगा, ये जितने बायो एलिमेंट्स हैं ये वापस इनको मिलेंगे तो ये इनको फिर जोड़कर खुराक बनाकर रिसाइकिल करेंगे। तो इस तरह से ये पूरा निज़ाम चलता रहता है। अब आते हैं एक और चीज़ की तरफ, वो है फूड चेन। अच्छा, एक जुमला और मैं बता दूं, डिकम्पोजर्स के पास जितनी अक़साम के एंजाइम्स होते हैं शायद किसी और के पास, ये लिमिटेड होने की वजूहात भी ये है। मसलन जहन में आ सकता है ये सिर्फ पौधे ही क्यों खाते हैं, क्योंकि इनके पास लिमिटेड एंजाइम है जिससे पौधों की प्रोडक्ट को ये डाइजेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ गोश्त क्यों खाते हैं, क्योंकि इनके पास गोश्त खाने के, गोश्त को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है और नहीं है। ये दोनों क्यों खाते हैं, इनके पास इनके वाले एंजाइम भी है, इन वाले एंजाइम भी है, और उनके पास सारे एंजाइम मौजूद हैं। लिहाजा सबसे बेस्ट ऑप्शन उनके पास है कि जो भी मरी हुई चीज़ आए उसको ये इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दे हैव अ बैटरी ऑफ एंजाइम, एंजाइम की बड़ी वैरायटी या अक़साम। अब हम आते हैं एक और चीज़ की तरफ। इसी सारे सिलसिले को अगर हम अरेंज करें नाम के लिहाज से तो एक चेन सिस्टम बनता है जिसको फूड चेन कहते हैं। लिविंग थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर in ecosystem for feeding purposes, thus they create a chain like structure that is called food chain। तो फूड चेन में मसलन सबसे नीचे हम रखते हैं ग्रास। ग्रास प्रोड्यूसर है। ग्रास को कौन खाता है, फर्ज करें इसको खाता है ग्रास हॉपर, इसके अलावा इसको खाती है गोट, फिर इस ग्रास की प्रोडक्ट्स खाती है रेट, चूहा। घास तो डायरेक्ट नहीं खाता है लेकिन घास की प्रोडक्ट खाता है, सीड्स वगैरह खाता है। अच्छा, इसके ऊपर लाइन है, फिर एक ईगल है। ईगल रेट को भी खा जाती है, ग्रास हॉपर मिले तो उसको भी खा जाती है, स्नेक। और इसी तरह स्नेक है तो उसको भी खा जाती है। यहाँ रेबिट देखता हूँ मैं, रेबिट घास खाता है, रेबिट को लाइन भी खाता है, रेबिट को ईगल भी खा जाता है। यहाँ कहीं मैन भी आता है, मैन डायरेक्ट घास भी खाता है, गोट भी खाता है, रेबिट भी खाता है, इवन ग्रास हॉपर भी खाता है। ग्रास हॉपर खाते हैं बेटा, ये अरब में खाते हैं। अच्छा, ये चाइनीज तो चूहे भी खाते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं फूड चेन। और इन सब को मरने के बाद कौन खाता है, बैक्टीरिया। तो ये फूड चेन भी है, फूड वेब भी है। देखिए, एक को फूड चेन कहते हैं, ग्रास, रेट, ईगल, बैक्टीरिया, ये एक फूड चेन है। ग्रास, गोट, लाइन, बैक्टीरिया, ये दूसरी फूड चेन है। ग्रास, ग्रास हॉपर, लाइन तो नहीं कहेंगे, ग्रास हॉपर को ईगल खाएगा और ईगल को बैक्टीरिया, तो ये एक और फूड चेन है। जब कई फूड चेन्स इकट्ठी हो तो उसको फूड वेब कहते हैं, ये वेब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो याद रखना, मैंने अभी गलती की है कि मैंने सबको एक साथ दिखाया
वरना अगर आपसे बुक में या एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि ड्रॉ अ फूड चेन, तो आपने सिर्फ एक चेन दिखाना है। मसलन यहां से आप लिखेंगे ग्रास हापर, उसके ऊपर स्पेरो, और स्पेरो के ऊपर आप ईगल के ऊपर आप बैक्टीरिया रख दें। बस ये अकेली एक हो तो इसको फूड चेन कहते हैं। अच्छा, क्या सारी फूड चेन एक जैसी होती नहीं? बहुत सारी फूड चेन्स लॉन्ग इनफ होती हैं, बहुत सारी शॉर्ट इनफ होती हैं। मसलन लॉन्ग तो ये है, अब इसमें और भी चीज़ें जोड़ सकते हैं, लेकिन एक और है जो हिंदू कम्युनिटी में शॉर्टेस्ट फूड चेन वो है। कैसे? ग्रास इसको खाता है मेन। जो वेजिटेरियन है वो गोश्त वगैरह नहीं खाते हैं, वो सिर्फ हर्बीवोर्स है, तो ये खाते हैं। फिर ये इंसान जब मर जाता है तो इसको जलाया जाता है। जलाने की वजह से वो बैक्टीरिया के लिए दस्तयाब नहीं है, डिकम्पोजर के लिए दस्तयाब नहीं है, लिहाजा ये शॉर्टेस्ट फूड चेन ये है हिंदू कम्युनिटी की। वरना लॉन्गर फूड चेन्स भी हो सकती हैं, शॉर्टर फूड चेन्स भी हो सकती है। तो अब दोबारा फूड वेब की जरूरत तो नहीं है ना। जब इंटरमिंगल्ड और इंटरलिंक्ड फूड चेन्स आर कलेक्टिव टर्म एज फूड वेब्स। इसके बाद जो ट्रॉफिक लेवल है, इनको एक दफा फिर डिस्कस किया है। ये ट्रॉफिक का मतलब है असल में फीडिंग, रिलेटेड टू फीडिंग। तो मैं फिर दोबारा लिखता हूं, प्रोड्यूसर जो पहला है इसको T1 कहा जाता है। T1 का मतलब है ट्रॉफिक लेवल 1, ये खुराक खुद बनाते हैं। इनके ऊपर है प्राइमरी कंज्यूमर, इनको कहा जाता है T2, ट्रॉफिक लेवल 2। इनके ऊपर है सेकेंडरी कंज्यूमर, इनको कहा जाता है T3। इनके ऊपर है टर्शियरी कंज्यूमर, इनको कहा जाता है T4। और उसके ऊपर डिकम्पोजर है, इसको कहा जाता है T5। तो देयर आर 5 ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। T1 कौन है? प्रोड्यूसर। ये हमेशा जब भी T1 कहा जाएगा तो आपका ध्यान फौरन प्रोड्यूसर की तरफ जाना चाहिए। T2 प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स, T3 सेकेंडरी कंज्यूमर्स कार्निवोर्स, T4 टर्शियरी कंज्यूमर्स ओमनिवोर्स, और T5 डिकम्पोजर्स। अच्छा, अब हम यहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि इसमें अहम तरीन कौन है। बज़ाहिर देखा जाए तो सबसे अहम प्रोड्यूसर लगते हैं। आप इनको हटा दें, पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाए। इसी तरह अगर आप इनको हटा दें तो डिसबैलेंस हो जाएगा, लेकिन आखिरी को हटा दें तो फिर इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने रिसाइकल करना है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर इन सब लेवल्स का अपना अपना रोल है, लेकिन सबसे बड़ा रोल प्रोड्यूसर और डिकम्पोजर्स का है, क्योंकि प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड ये सब करते हैं और डिकम्पोजर के ऊपर डिपेंड प्रोड्यूसर करते हैं। जब तक वो डिकम्पोज करके बायो एलिमेंट्स को रिटर्न नहीं करेंगे, ये किससे खुराक बनाएंगे? तो ये था जी इनका जिक्र। ठीक हो गया बेटा? इसके बाद अब हम आते हैं प्रोडक्टिविटी। इसकी सिर्फ 3 बातें आपने अच्छी तरह याद करनी है। सबसे पहले प्रोडक्टिविटी की डेफिनेशन। प्रोडक्टिविटी इसका मतलब है किसी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स अपनी जिंदगी भर में कितनी फोटोसिंथेसिस करते हैं या कितना बायोमास बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस तो आप वाकिफ हैं, बायोमास क्या होता है इसको जरा समझें। लिविंग मटेरियल इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोमास। किसी जानदार के जिस्म में जो जिंदा मवाद है उसको बायोमास कहते हैं। अब वापस आ जाएंगे, प्रोडक्टिविटी क्या है? द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रोड्यूसर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। यानी किसी इलाके में एक प्रोड्यूसर है
वो अपनी उम्र भर में कितना अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस कर रहा है या कितना बायोमास बनाता है, उसको प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन अभी मैं लिखवा नहीं रहा था वो इसलिए कि इस प्रोडक्टिविटी की दो अक़साम हैं। एक को कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या खाली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, और दूसरी है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब जरा इसको दोबारा डिफाइन करें। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेट और टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑटोट्रॉफ ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। क्या लिखा? टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कोई प्रोड्यूसर अपनी उम्र भर में जितना फोटोसिंथेट बनाता है या बायोमास बनाता है उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ग्रॉस का मतलब यही है। मैंने क्या बोला? टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सही कहा जी, थैंक यू। ठीक, इसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। अच्छा, अब क्या करता है जानदार जो बायोमास बनाता है या फोटोसिंथेसिस करता है वो दूसरों के लिए तो नहीं करता ना, अपने लिए करता है। तो जितनी फोटोसिंथेसिस ये करेगा उसका एक बड़ा हिस्सा अपनी ग्रोथ में, अपनी रिप्रोडक्शन में, अपने सांस या रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करेगा। खर्च करने के बाद जो उसके जिस्म में महफूज हुआ उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? द अमाउंट ऑफ बायोमास यूज्ड इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी of an organism is called net primary productivity. बाद में मैं कैलकुलेशन बताऊंगा तो और वाज़ेह हो जाएगा। अमाउंट ऑफ बायोमास used in the growth of body of an organism is called net primary productivity. मैं आपको यूं बता दूं कि एक पौधा अपनी जिंदगी भर में 100 kg फोटोसिंथेसिस करता है। फर्ज करता है उस 100 kg का तकरीबन 80 kg वो रेस्पिरेशन में खर्च कर चुका है, सिर्फ 20 kg उसके जिस्म का हिस्सा बन जाता है। तो जो जिस्म का हिस्सा बना वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, और जो खर्च हो गया वो और ये नेट दोनों मिलकर प्रोडक्टिविटी या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। ठीक हो गया बेटा? तो ये है जी आज का डिस्कशन। इसके बाद एनर्जी फ्लो है। यहाँ हमें और एक नक्शा हमारे सामने आएगा। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी शिफ्ट होती है तो कितनी लॉस होती है और अगले ग्रुप को कितनी मिलती है, ये हम इंशाल्लाह कल से